क्या आपने कभी हैजा नाम सुना है? हैजा को इंग्लिश में हम कॉलेरा बोलते हैं। हैजा एक ऐसी डेंजरस खतरनाक बीमारी होती है जिसका अगर टाइम पर इलाज नहीं करवाए तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में कि होता क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही डेंजरस है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगर इसका टाइम से ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो आज हम आपको हैजा के बारे में बताएंगे कि हैजा होता क्या है, इसका कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस, इसका निदान क्या होता है, इसका बचाव मतलब प्रिवेंशन क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है। इन सब के बारे में हम आज आपको बताएंगे। हैजा जीवाणु से होने वाली एक संक्रामक बीमारी होती है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है। देन कॉलेरा इज अ बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिसीज caused by gram-negative Vibrio cholerae bacteria and characterized by vomiting, diarrhea, loose motion, muscle cramping। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ग्राम नेगेटिव विब्रियो कॉलेरी नामक एक बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है जो व्यक्ति के अंदर जाकर उसके इंटेस्टाइन और आंतों को इफेक्ट करता है। आंतों की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी अंदर की झिल्ली होती है, जो कि इंटेस्टाइन की इनर जो वॉल होती है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस का सिक्रेशन होता है, लेकिन एक्सेसिव क्वांटिटी में जब उस म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है, उससे वाटर का सिक्रेशन होने लगता है, उससे फ्लूइड का म्यूकस का सिक्रेशन होने लगता है, उसमें इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। तो म्यूकस बार बार क्या होता है, फ्लूइड या वाटर के साथ क्या करता रहता है, निकलता रहता है। और जो हैजा से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका जो स्टूल होता है वो राइस वाटर की तरह होता है। जिस प्रकार चावल जब हम बनाते हैं, पकाते हैं, तो उसका जो वाटर होता है, पानी होता है, उसे राइस वाटर हम बोलते हैं। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह होता है। उसमें एक प्रकार की फिशी स्मेल आती है, फिशी ऑर्डर आता है। देखिए, सीधी सीधी बात है, ये ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया जो होता है हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद वो सीधा इंटेस्टाइन पर अटैक करता है। इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है, वाटर का और म्यूकस का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया तो वहीं पर अटैक कर रहा है ना। तो उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति को बार बार लूज मोशन होते हैं, व्यक्ति में डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, और जो स्टूल होता है वो राइस वाटर की तरह होता है। जिस प्रकार चावल का पानी होता है, जब हम चावल पकाते हैं उसका जो पानी निकलता है, उस प्रकार का क्या होता है, स्टूल होता है। और कॉलेरा का डायग्नोसिस करने के लिए, कॉलेरा का पता लगाने के लिए हम इसी स्टूल का एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन फाइनली कॉलेरा का डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। व्हाट इज़ कॉलेरा? Cholera is a rapidly dehydrating water diarrheal disease that can lead to death in less than 24 hours if untreated। कॉलेरा एक प्रकार की रैपिडली होने वाली डिहाइड्रेटिंग, जिसमें पानी की कमी हो जाती है, वाटरी डायरियल डिसीज़ होती है। मतलब वाटरी डायरिया इसमें होता है जो कि लेड टू डेथ इन लेस देन 24 आवर्स इफ़ अनट्रीटेड। मतलब अगर इसे हमने समय पर ट्रीट नहीं किया या इसका इलाज नहीं किया तो इसमें व्यक्ति की 24 आवर्स में ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मेकिंग इट अकॉर्डिंग टू WHO वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली फैटल इन्फेक्शियस इलनेस नॉन। मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यह वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली फैटल इन्फेक्शियस इलनेस होती है जो कि कॉलेरा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉलेरा के कॉजेस कौन कौन से होते हैं। वैसे इसका कॉजेटिव एजेंट जो होता है वो विब्रियो कॉलेरी होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसका जो दूसरा कॉज होता है फूड वाटर कंटामिनेशन। अगर हम कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर का सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है, कॉलेरा का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी में एंट्री ले सकता है। क्योंकि फूड ही हम खाते हैं, पानी हम पीते हैं, तो उसके थ्रू जो बैक्टीरिया होता है बॉडी के अंदर जा सकता है। इसके बाद थर्ड इसका जो कॉज है वो है पुअर हाइजीन। मतलब अगर हम पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन नहीं करेंगे, अपनी सफाई नहीं करेंगे, अपने वातावरण की सफाई नहीं करेंगे, पुअर हाइजीन रहेगी, तो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंट्री
ले सकता है। ये थे इसके कॉजेस, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो मैंने आपको बता दिया। इसका कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरी, जो कि 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसके बाद नेक्स्ट इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लेकर उस पेशेंट का फर्स्ट सिम्टम्स जो शो होता है उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, दिस इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। जब कॉलेरा का जो बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेरी, जब बॉडी में अंदर जाता है, उसके बाद जाने के बाद वो अपना रिएक्शन करता है, उसके बाद सिम्टम्स शो होते हैं। तो सिम्टम्स शो होने और बैक्टीरिया के एंट्री लेने के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और कॉलेरा का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्रॉम अ फ्यू आवर्स अप टू 5 डेज़, बट कॉमनली 1 to 2 डेज़। मतलब ये है कि कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक बैक्टीरिया बॉडी में रह सकता है। कुछ घंटों में भी क्या हो सकता है, सिम्टम्स शो हो सकते हैं, 2 दिन में भी हो सकते हैं, 3 दिन में, 5 दिन तक शो हो सकते हैं, बट कॉमनली 1 to 2 डेज़ माना है। मतलब 1 से 2 दिन में कॉमनली क्या होने लगते हैं, सिम्टम्स शो होने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रिस्क ऑफ कॉलेरा। मतलब जो कॉलेरा होता है उसका रिस्क क्या होता है, कहाँ-कहाँ रिस्क हो सकता है। तो द रिस्क फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू कॉलेरा आर, फर्स्ट है लो लेवल ऑफ स्टमक एसिड। जो हमारा स्टमक होता है उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। अगर उसकी कमी होती है तो भी हमें क्या हो सकता है, कॉलेरा हो सकता है। सेकंड है पीपल विद टाइप ओ ब्लड ग्रुप आर मोर लाइकली टू कॉलेरा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ टाइप का है तो भी कॉलेरा होने के चांस रहेंगे। इसके बाद थर्ड है पुअर एंड अनक्लीन हाउस होल्ड कंडीशंस। अगर किसी का घर बहुत ही अनक्लीन है, पुअर है, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा छोटा है, मिट्टी है वहाँ पे, है ना, तो ये क्या होता है, रिस्क बढ़ा देता है कॉलेरा की। इसके बाद लास्ट है ईटिंग अनकुक्ड सेलफिश। अगर हम कोई भी नॉनवेज खाते हैं या सेलफिश खाते हैं, अगर वो पका हुआ नहीं है, हम अनकुक्ड खाते हैं तो भी हमें रिस्क रहती है कॉलेरा की, है ना। इसके बाद इसका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन है। मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन इसका एक ही है, फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट का नॉर्मली हम आपको बता देते हैं कि कोई व्यक्ति कंटामिनेटेड है, मतलब इन्फेक्टेड है कॉलेरा से, अगर वो स्टूल पास करता है तो उसके फीसिस में कॉलेरा का बैक्टीरिया रहेगा, तो उस पर मक्खियाँ बैठेंगी, फ्लाइज बैठेंगी, कई सारे बैक्टीरिया बैठेंगे और वो स्वस्थ व्यक्ति में जाके इन्फेक्टेड करेंगे, या कि अपने वाटर को या अपना जो पकाया हुआ खाना है उसके ऊपर बैठते हैं और वही खाना हम खाते हैं, तो ये फीको ओरल रूट बन जाता है। मतलब फीसेस से लेकर ओरल रूट तक जो इन्फेक्शन होता है उसको हम फीकल ओरल रूट बोलते हैं। इट स्प्रेड्स बाय द फीकल ओरल रूट। इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू अ पॉपुलेशन व्हेन फीसेस कंटेनिंग द बैक्टीरियम कंटामिनेट वाटर that is then ingested by individuals. Transmission of the disease can also occur with food that has been irrigated, washed or cooked with contaminated water. अगर हम contaminated water से अपने जो भी अपनी वेजिटेबल्स हैं या कि फूड है उसको वॉश करते हैं तो भी, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर हो या कंटामिनेटेड फूड हो उसमें कॉलेरा का बैक्टीरिया हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कॉलेरा के हम सिम्टम्स पर आते हैं। कॉलेरा के 2 सिम्टम्स होते हैं, वैसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं, सीवियर सिम्टम्स होते हैं। कॉमन में वाटरी डायरिया होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि डायरिया क्यों होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड। इसके बाद दूसरा कॉमन सिम्टम्स होता है नोज़िया, वोमिटिंग। इसमें क्या होता है, वोमिटिंग भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो भी अपने वॉल्व होते हैं, जो पाइलोरिक इंस्पेक्टर होता है वो क्या कर देता है, उसको नैरो कर देता है, उस जगह को क्या कर देता है, नैरो कर देता है, जिससे क्या होता है, वोमिटिंग होने लगती है, तो वोमिटिंग भी हो सकती है। इसके बाद डिहाइड्रेशन इसमें मेन सिम्टम्स होता है जो कि कॉमन होता है। इसमें क्या होता है, बार बार वोमिटिंग आती है, बार बार डायरिया आता है, वाटरी डायरिया आता है, तो पानी की कमी होती है, इसलिए डिहाइड्रेशन होता है। इसके बाद इसके कुछ सीवियर सिम्टम्स भी होते हैं। पहला लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर क्यों रहेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में हाइपोवॉलीमिया हो रहा है ना, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, NS कम हो रहा है, नॉर्मल सलाइन जो सोडियम लेवल है हमारी बॉडी का कम हो रहा है, क्योंकि बार बार हम क्या जा रहे हैं, वाटरी स्टूल जा रहे हैं, वाटरी डायरिया जा रहे हैं, है ना, लूज मोशन जा रहे हैं, इसलिए लो ब्लड प्रेशर रहेगा। इसके बाद रैपिड हार्ट रेट। जब बॉडी में वॉल्यूम कम रहता है, हाइपोवॉलीमिया जब हमारी बॉडी में रहता है
तो उस टाइम रैपिड हार्ट रेट हो जाती है, मतलब टैकीकार्डिया की कंडीशन देखने को मिलती है। और परसिस्टेंट वॉमिटिंग भी होती है। इसमें क्या होता है, लगातार उल्टियाँ होती हैं। और मसल्स क्रैम्प्स भी बहुत ज़्यादा होती है। देखा होगा हैज़ा के पेशेंट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है और मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके बाद इसका जो डायग्नोसिस होता है उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें एक तो सेल्फ असेसमेंट और स्टूल कल्चर, मेन तो इसमें स्टूल कल्चर होता है। इसमें क्रिस्टल वीसी डिप्स्टिक टेस्ट भी हम करा सकते हैं, डिप्स्टिक टेस्ट भी हम करवा सकते हैं कॉलेरा में, बट मेन इसमें स्टूल कल्चर होता है। इसमें स्टूल का सैंपल लिया जाता है, जिसको जो सस्पेक्टेड होता है पेशेंट, उसके स्टूल का क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है। उस सैंपल को माइक्रोस्कोपी से क्या करते हैं, उसका कल्चर टेस्ट करते हैं। उसके बैक्टीरिया, जो कॉलेरा का बैक्टीरिया होता है, उसको ग्रोथ करवाते हैं, कितना ग्रोथ कर सकता है ना, इसमें है या नहीं, इसके स्टूल में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम स्टूल कल्चर से देखते हैं। और बाकी सबसे कॉमन होता है सेल्फ असेसमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। कई बार स्किन टर्कर आ जाते हैं, स्किन रिंकल्स आ जाते हैं स्किन में, है ना, और वोमिटिंग तो होती है, डायरिया भी होता है, लूज मोशन तो होते ही हैं। तो इससे हम सेल्फ असेस कर सकते हैं कि हमें कॉलेरा हो सकता है। इसके बाद कॉलेरा के कई सारे प्रिवेंशन भी हैं, उस प्रिवेंशन के बारे में हम बताते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन ही मेन है। प्रिवेंशन कर लेंगे तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो वैसे इसका वैक्सीन भी लगता है, वैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इसको ऐड नहीं है, बट इसका एक वैक्सीन लगता है, जो सबसे बड़ा प्रिवेंशन होता है इसका। पहला प्रिवेंशन इसका, वॉश हैंड्स थ्रोली स्पेशली बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। अगर हम टॉयलेट को यूज़ करते हैं तो हमें टॉयलेट अगर हम जाते हैं तो वॉश हैंड्स मतलब हाथों को हमें धोना है, स्पेशली बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, मतलब टॉयलेट करने के बाद और खाना खाने से पहले हमें क्या करना है, हाथों को धोना है। इसके बाद दूसरा है, अवॉइड ड्रिंकिंग फ्लूइड्स पैक्ड इन यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स, मतलब हमें ऐसे फ्लूइड्स को नहीं ड्रिंक करना है जो प्लास्टिक बॉटल्स में आते हैं। इससे भी क्या हो सकता है, कॉलेरा का बैक्टीरिया उसमें हो सकता है, हमारी बॉडी में जा सकता है। इसके बाद तीसरा है, यूज़ ट्रीटेड वाटर बॉयल और ऐड क्लोरीन, अवॉइड वेल एंड स्प्रिंग वाटर। इसका मतलब ये है कि हमें शुद्ध पेयजल का यूज़ करना चाहिए, उबला हुआ, और जो क्लोरीनेटेड जो वाटर होता है उस पानी का हमें यूज़ करना चाहिए। अगर कोई कुआँ है ना, अगर कोई कुआँ है या कोई भी जिसमें पानी है, तो उसमें हमें क्या करना है, क्लोरीन मिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, पानी का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए हमें या तो ब्लीचिंग पाउडर भी हम बोल सकते हैं, या क्लोरीन भी हम बोल सकते हैं, उसको हमें ऐड कराना है। लेकिन हमें अवॉइड वेल एंड स्प्रिंग वाटर, तो हमें कुएँ का पानी नहीं पीना है, और जो बरसात के सीज़न का जो पानी आता है वो भी हमें नहीं ड्रिंक करना है। कुएँ का पानी जब उसमें ब्लीचिंग पाउडर हम डाल देते हैं और शुद्धिकरण उसका हो जाता है, तो हम यूज़ कर सकते हैं, बट विदाउट प्यूरिफिकेशन हमें वेल या कुएँ के पानी को यूज़ नहीं करना है। इसके बाद फोर्थ है, कुक फूड एडिक्यूटली एंड ईट इट वाइल इट इज़ स्टिल हॉट, अवॉइड कोल्ड फूड। हमें कोल्ड फूड को खाना नहीं है, क्योंकि उसमें कोल्ड में क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, है ना, और काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। कुक फूड एडिक्यूटली एंड ईट इट, मतलब हमें फूड को उपयुक्त मात्रा में पकाना चाहिए और उसको फिर खाना चाहिए। जब तक वो बिल्कुल गर्म ना हो जाए, पक ना जाए, तब तक हमें नहीं खाना चाहिए। इसके बाद पाँचवा इसका प्रिवेंशन है, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रोली विद इन क्लीन वाटर। हमें हमेशा, या वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, उसको क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। अगर हम कंटामिनेटेड वाटर से वॉश करेंगे तो कंटामिनेटेड में तो रहता ही है, मतलब उसमें तो बैक्टीरिया रहेगा ही, उससे वॉश करेंगे तो उसमें जाएगा, अपन वो खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर भी जाएगा, तो कॉलेरा कॉज करेगा। इसके बाद सिक्स्थ इसका प्रिवेंशन है, यूज़ टॉयलेट्स कीप देम क्लीन, डू नॉट डिफिकेट इन एनी बॉडी ऑफ वाटर, मतलब हमें जो टॉयलेट है उसको हमेशा क्लीन रखना है। ठीक है, जो टॉयलेट हम यूज़ करते हैं उसको हमें क्लीन रखना, उसको साफ़ करना है। ठीक है, तो ये थे कॉलेरा के प्रिवेंशन जो मैंने आपको बताया। इसके बाद लास्ट है, हाउ इज़ कॉलेरा ट्रीटेड, मतलब अगर हम उस प्रिवेंशन नहीं कर पाए, पहले वैसे नॉर्मली अगर हम प्रिवेंशन करते हैं तो कॉलेरा होगा ही नहीं, और जब कॉलेरा होगा नहीं तो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन ट्रीटमेंट।
लेकिन अगर किसी को कॉलेरा हो गया तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, है ना। तो हम पहला देखते हैं इसमें, मतलब इसका हेडिंग देखते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कॉलेरा ट्रीटमेंट इज़ प्रिवेंटिंग और रिजर्विंग डिहाइड्रेशन। बताया था मैंने, एनी वन विथ कॉलेरा शुड इमीडिएटली रिप्लेस द फ्लूइड्स एंड सॉल्ट्स दे हैव लॉस्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर में प्रिस्क्राइब्स। इसका मतलब ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है कॉलेरा के ट्रीटमेंट का वो प्रिवेंशन होता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर किसी को हो गया तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि लूज मोशन वोमिटिंग से हमारे बॉडी फ्लूइड का लॉस होता है, हाइपोवॉलीमिया में पेशेंट चला जाता है, शॉक में भी जा सकता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है। एनी वन विथ कॉलेरा शुड इमीडिएटली रिप्लेस द फ्लूइड। तो कोई भी हो अगर कॉलेरा से ग्रसित है तो हमें इमीडिएटली क्या करना चाहिए, फ्लूइड को रिप्लेस करना चाहिए। मतलब जो भी सोडियम का लॉस हुआ है, सॉल्ट का लॉस हुआ है, उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए। सबसे पहला उसमें ऑप्शन है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, मतलब हमें ORS का यूज़ करना चाहिए। किसी को कॉलेरा है, किसी को लूज मोशन है, इसलिए हम ORS देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें 4 प्रकार की चीज़ें होती हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज। ये 3-4 प्रकार की 20.20 ग्राम का पूरा ORS का पैकेट होता है, इसमें 4-5 चीज़ें मिक्स होती हैं जो हमारी बॉडी के फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है ना। जो भी लूज़ मोशन में लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करती है, वोमिटिंग में भी जो लॉस हुआ है उसको रिप्लेस करती है। इसके बाद दूसरा है इंट्रावीनस फ्लूइड। अगर ORS भी हमने दिया है, ORS से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दूसरा हम डायरेक्टली उसे इंट्रावीनस फ्लूइड देते हैं फॉर अ सीवियर केस ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन या कॉलेरा बात एक ही है, कॉलेरा होगा तो लूज़ मोशन और वोमिटिंग होगी, इससे पानी की कमी होगी और पानी की कमी डिहाइड्रेशन कहलाती है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन होगा, अगर सीवियर डिहाइड्रेशन, नॉर्मल डिहाइड्रेशन है तो ORS से काम चल जाएगा, बट अगर सीवियर इन केस सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हमें क्या करना है, इंट्रावीनस फ्लूइड लगाना है। फॉर अ सीवियर केस ऑफ डिहाइड्रेशन हेल्थ केयर प्रोवाइडर में यूज़ अ निडल टू पंप फ्लूइड्स डायरेक्टली इनटू योर वेंस। तो इसमें हम DNS, D5 और जो नॉर्मल सलाइन होती है, रिंगर लैक्टेट वगैरह जो IV फ्लूइड्स आते हैं उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में देते हैं। इससे क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन ट्रीट होता है। अदर ट्रीटमेंट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं साथ में। जिंक इन चिल्ड्रन यंगर देन 5, जो बच्चे होते हैं, है ना, जो 5 साल से छोटे होते हैं, उनमें जिंक टैबलेट हम यूज़ करते हैं। बट जो एडल्ट होते हैं उसमें हम एंटीबायोटिक्स टैबलेट एंड इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में जो हम सजेस्ट करते हैं वो डॉक्सीसाइक्लिन करते हैं, मतलब टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की जो कैप्सूल या टैबलेट होती है वो हम यूज़ करते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया होता है उसको किल करने का काम करता है। जो कॉलेरा का जो बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेरी, उसको किल करने का काम करता है एंटीबायोटिक्स, है ना। तो उसमें हम टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन, बाकी इंजेक्शंस भी कई सारे आते हैं वो जो दे सकते हैं, बट स्पेशली इसमें कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, इसे हम डॉक्सीसाइक्लिन बोलते हैं, जो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, नॉर्मल कर देता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। सबसे पहले तो क्या करेगा, जो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं सबसे पहले तो क्या करेगा, वो उस बैक्टीरिया को किल करेगा। उस बैक्टीरिया को किल करेगा तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और हमारा जो लूज मोशन वोमिटिंग का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा और फ्लूइड रिप्लेस हो जाएगा। ये इसका काम होता है ना। और साथ में एब्डोमिनल पेन अगर किसी पेशेंट को होता है तो हम एंटीस्पास्मोडिक टैबलेट भी उससे दे सकते हैं। एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है साथ में, तो हम उसे रेंटेक या रेनिकिडीन टैबलेट दे सकते हैं। बॉडी पेन हो रहा है तो हम पैरासीटामोल टैबलेट साथ में दे सकते हैं। लेकिन कॉमनली जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो ORS होता है, इंट्रावेनस फ्लूइड होता है और एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये था आज कॉलेरा के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।